जैसा कि केदारनाथ यात्रा भारत की एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस पर लगभग भारत में सभी लोग जाना चाहते हैं। तो अब हम लोग केदारनाथ यात्रा पर कैसे जाएंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। भारत के आप किसी भी शहर से सबसे पहले दिल्ली के लिए आप कोई भी बस ट्रेन बुक कर लीजिए और दिल्ली पहुँचिए। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको कोई भी बस मिल जाएगी और हरिद्वार से आपको ऋषिकेश के लिए वहाँ के प्राइवेट साधन करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहता है। ऋषिकेश से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको आप चाहें तो आपको टू व्हीलर किराए पे भी मिल जाती है और अगर आप टू व्हीलर से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ियाँ जो होती हैं प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के सवारी गाड़ियाँ सभी चलती हैं, बस भी चलती रहती हैं। फिलहाल आप कोई भी गाड़ी लेकर के यहाँ से केदारनाथ के लिए निकल लीजिए। तो केदारनाथ यात्रा में आपको मुख्य रूप से 4 पड़ाव पड़ते हैं: देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और अंत में गौरीकुंड। श्रीनगर में आपको धारी देवी मंदिर पड़ेगा, तो अगर आप टू व्हीलर गाड़ी बीच में बुक करके जाते हैं तो वहाँ से आप श्रीनगर में रुक करके धारी देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर रुकने के लिए केदारनाथ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप किसी भी टाइम जब आप यहाँ से रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आप स्टे कर लीजिए और सवेरे 4 बजे केदारनाथ यात्रा के लिए निकलिए, क्योंकि जब आप सवेरे 4 बजे यात्रा के लिए निकलते हैं तभी आप शाम को पहुंच पाते हैं। शाम को आप शाम की आरती देख लीजिए, वहां पर स्टे करिए और सुबह के दर्शन कर लीजिए। अब जैसे कि हम लोग यहाँ से गौरीकुंड से ऊपर चढ़ चुके हैं, तो गौरीकुंड से जब ऊपर चढ़ते हैं तो लगभग 16 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। अब आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। चढ़ने से पहले आप मुख्य रूप से नीचे ही आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं या आपके साथ में ठगी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आपको जो सामान वो लोग देते हैं उन सामानों को आप ले लीजिए। कोशिश करिए कि आप बरसात के मौसम में केदारनाथ यात्रा पे नहीं जाइए, वरना आपकी यात्रा आप जैसा सोचते हैं ना कि लोग रील बना करके डाल देते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं स्वर्ग में हम लोग पहुँच रहे हैं। अगर आप बरसात के मौसम में केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो आपके लिए ये यात्रा नर्क के समान हो जाती है। तो कोशिश ऐसा करिए कि बरसात आने से पहले, जैसा कि जब यात्रा शुरू होती अप्रैल में भीड़ ज़्यादा होती है तो अप्रैल आप छोड़ दीजिए। मई जून के मौसम में आप यात्रा ख़त्म कर लीजिए। अगर मई जून के मौसम में आपने यात्रा नहीं ख़त्म की है तो आप जुलाई को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप सितंबर अक्टूबर मौसम में इस यात्रा को करिए। तो जब आप गौरीकुंड से यात्रा चढ़ाई करते हैं तो सोनप्रयाग में जब आपको प्राइवेट वाले छोड़ देते हैं, आप चाहे अपनी गाड़ी से जाइए चाहे प्राइवेट सवारी से जाइए, आपको कोई भी सोनप्रयाग के आगे नहीं लेके आएगा। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए प्राइवेट सवारी फिर बदलनी पड़ती है। उससे आप जब पहुंचते हैं तो वहां से लगभग आप मान के चलिए 16 किलोमीटर जो मेन द्वार है वहां से चढ़ाई, उसके पहले भी आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग ये 20 किलोमीटर की यात्रा होती है। उसके बाद जहाँ पर केदारनाथ स्टे होता है वहाँ से भी 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की यात्रा है। ऊपर जाने के बाद आप लगभग 3-4 किलोमीटर टहलेंगे भी, तो 23 किलोमीटर का आपके पास में बैकअप होना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे जब यात्रा से आप शुरू करते हैं वहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले कि बरसात यहाँ पर आपका कोई भी मौसम हो, ऊपर पहाड़ पे बरसात होती है तो आपको रेनकोट यहाँ से या तो ले लेना, या अगर आप अपने शहर से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से ही आप रेनकोट लेकर के आ जाइए। ऊपर ठंड पड़ती है, इसके लिए आपके पास इनर और एक बढ़िया जैकेट भी होनी चाहिए जो आपको ऊपर ही काम आएगी। अब ऊपर जाने से पहले आपको कोशिश करिए कि अगर आपको सांस की दिक्कत है तो आप कपूर वगैरह भी ले सकते हैं, और चलने में आपको थकान बार बार महसूस होगा, इसलिए आप इलेक्ट्रॉल के 15-16 पैकेट ले लीजिए। क्योंकि जब भी आप पानी पीजिए तो उसमें इलेक्ट्रॉल मिला करके ज़रूर पीजिए, जिससे आप आराम से चढ़ पाएंगे। वरना ये यात्रा जो आपकी 8 घंटे की है वो आप 16 घंटे में पूरी करेंगे। तो बीच बीच में आप अगर इलेक्ट्रॉल लेते रहेंगे तो यात्रा आपकी आराम से पूरी हो जाएगी। ऊपर पहुंचने के बाद आप ये मान के चलिए आपको यहाँ पर 2 स्टे ही केवल मिलेंगे। पहला स्टे जब गौरीकुंड पे मिलता है, उसके बाद में आपको दूसरा स्टे है जो भीमकुंड पे मिलता है। तो भीमकुंड पे जो स्टे आपको मिल रहा है वो 8 किलोमीटर के बाद ही मिल रहा है। तो 8 किलोमीटर की आपको चढ़ाई करनी है। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो रात को यहाँ पर पहुँचते हैं और 6 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं। तो 6 बजे की जब चढ़ाई आप शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि रात्रि में लाइट वगैरह कट जाती है, पहाड़ पर आपकी यात्रा बहुत ही दुर्गम हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊंची ऊंची खाइयाँ हैं। तो कोशिश यही करिए कि सवेरे 4 से 5 बजे ही यात्रा शुरू करिए। आप चाहे किसी भी टाइम यहाँ पहुँचिए, होटल में स्टे करिए। ये ना करिए कि जिस समय आप पहुँचें उसी समय आप चढ़ाई शुरू कर दिए, क्योंकि आप पहले से ही थके रहते हैं, आप यात्रा करने के लायक नहीं रहते हैं। अब
सबसे पहले एक काम करिए, जब आप पहुंच जाते हैं ऊपर, जैसे कि हम लोग इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर एक पड़ाव रहता है जहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था होती है। वहाँ पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलेगा और जलधारा में भी आप नहा सकते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी वगैरह अगर आपको है तो आप गर्म पानी से नहा करके आराम से यहाँ पर कपड़े वगैरह बदल लीजिए। कपड़े चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको केदारनाथ यात्रा के पहले छोटी सी लाइन मिलेगी, लाइन में आप लग जाइए, प्रसाद वगैरह यहाँ पर खरीद लीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये लोग आपको ठग रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर प्रसाद वगैरह देते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, आपका सामान की रक्षा भी करेंगे, आपको प्रसाद भी देंगे। और जैसा कि आप लोगों को लगता है कि कई तीर्थ स्थानों पर पांडे वगैरह लूटते हैं, तो जो यहाँ के पंडित वगैरह हैं, जो बाहर जो लोग सामान और सामग्री बेचते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपका सामान का ध्यान रखते हैं। हाँ, जब आप ऊपर केदारनाथ यात्रा के लिए पहुँचने जब लाइन में लग जाएंगे, जैसा इस समय हम लोग लग गए हैं, तो यहाँ पर कुछ केदारनाथ यात्रा के पुजारी होते हैं, वो ज़रूर आपसे कहेंगे कि आप इतने धन हमें दे दीजिए, हम आपको अंदर गर्भगृह का दर्शन करा देंगे। तो आप लोग उनको धन मत दीजिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो अंदर के कुछ लोग जो आते हैं, जो लोग डीलिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। अब हम लोग एकदम द्वार पे पहुँच चुके हैं। अब आप देख रहे हैं द्वार से हम लोग आपको अभी तक का किसी ने अंदर का वीडियो नहीं दिखाया होगा। हम लोग आपको द्वार से अंदर जाएंगे और अंदर केदारनाथ मंदिर के अंदर का आपको व्यू दिखाएंगे। वैसे कैमरा ले आना मना किया था, पर हम लोगों ने बात कर ली थी पुलिस से, तो अंदर हम लोग ले आने को मिल गया था कैमरा, और हम लोगों ने अंदर जो है थोड़ा सा केदारनाथ मंदिर के अंदर का वीडियो भी निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं इस समय मंदिर के अंदर हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत ही मतलब कि खूबसूरत मंदिर है। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो आप कोशिश करिए कि जो पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति है वहाँ पर ज़रूर जाइए, क्योंकि ये केदारनाथ धाम जो है वो शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किया था और चारों धाम की स्थापना इन्हीं ने की थी। तो ये मूर्ति अब यहाँ पे स्थापित कर दी गई है और यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा अगर आप जाएंगे। अब आप केदारनाथ यात्रा सोचेंगे पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। इसके बाद आप ऊपर एक काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो केदारनाथ से ऊपर थोड़ा 7 किलोमीटर ऊपर एक झील है, वासुकी झील, उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो अगर आप सही मौसम में गए हैं तो पहाड़ पर वहाँ पर कोई भी गिरने का डर नहीं रहता है। आप काल भैरव और वासुकी झील तक जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से शंकराचार्य जी के पास से थोड़ी देर यहाँ पर लगभग विश्राम किया। अभी आप पीछे देख रहे हैं जो मेरे ये भीमशिला है, इसी भीमशिला के कारण ये मंदिर आज के टाइम सुरक्षित है। तो मंदिर आने के बाद में आप लोग पीछे आकर के भीमशिला की भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही पवित्र शिला है और इससे भी आपको कुछ ना कुछ भक्ति के रूप में अच्छा प्राप्त होगा। हम लोगों ने मंदिर के बाद में जो वासुकी झील और काल भैरव का यात्रा की वो आपको अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे। अभी इतना ही।